जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आवाज़ क्रैक न कर जाए इसलिए मैंने एक ही लेवल रखा। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। कल्पना अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करती है। जो उसने कहा था वो उसने करके दिखाया। गीतिका उस पैकेट में मिले न्यूज़ को कॉलम दे देती है, जो उस गिरोह के हाथ भी लग जाता है जिस गिरोह की इस न्यूज़ में बात है। कल्पना उस आदमी को लोन बॉक्स से निकालकर एसीपी इमरान को सौंप देती है, और वही होता है जो कल्पना कहीं ना कहीं पहले से ही जानती थी। गीतिका अपने कमरे की चीज़ों के साथ साथ अपने कुछ अरमान भी बिखेर देती है, और वो अपने आप को अब बंद रखने को डिसाइड करती है कल्पना पर। वो कहते हैं ना कि जब एक नर्म दिल अपने आप को दीवारों में घेरने लगे, अपने चारों तरफ फेंसिंग लगाने लगे, तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई कभी नहीं होती, क्योंकि एक नर्म और सच्चे दिल को बाकी लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है इंसानियत के लिए। और जब इंसानियत रहेगी तभी ये दुनिया रहेगी, वरना फिर। चलिए, गीतिका शायद कुछ उसी तरफ चल रही है, तो रिकैप यहीं तक रखते हैं और आगे चलते हैं। हेलो सूरज, तूने कंफर्म किया जो मैंने तुझे कहा था? गीतिका ने सूरज से पूछा। नहीं, अभी नहीं, सूरज ने मना कर दिया। तो कब करेगा? नहीं करेगा तो बोल दे, मैं खुद कर लूँगी, गीतिका ने अपने जो लाइन पर दबाव डालते हुए सूरज से कहा। करता हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है। तू जानबूझ के कर रहा है ना ये? हाँ, क्योंकि ये उसके बारे में है। अपनी आंखों में गुस्सा भर के गीतिका ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ये कहकर सूरज ने फ़ोन कट कर दिया और गीतिका कुछ लाइंस जो उसने कॉलम के लिए लिखी थी उन्हें करेक्शन देने लगी। जरनाब, अभी, कल्पना और अमीज़ ये चारों वैली के एक छोटे से मॉल से अपने कदमों को बाहर की तरफ लिए आ रहे हैं। जरनाब को छोड़कर इन तीनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स हैं। जब यहाँ वो परफ्यूम नहीं मिला तो वैली में मिलना मुश्किल है पांडा, अमीज ने गर्दन पीछे मोड़कर कहा। हाँ, बाकी पता नहीं मैडम का कौन सा परफ्यूम है जो मिलता ही नहीं, अभी ने अमीज की बात पर जवाब दिया। बस करो तुम दोनों, वरना अगला मिशन परफ्यूम पर लगाना पड़ेगा। कल्पना ने ये कहकर अपनी मर्सी का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। उसके बगल वाली सीट पर अमीज बैठ गया और अभी ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। यहाँ तो पहले से इतने बैग्स हैं। अभी इस बात पर कल्पना ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, ये बैग्स यहीं रह गए। ये अपने आप से कहकर कल्पना ने अब अपनी अगली बात अभी से कही। एक काम कर, इन बैग्स को एक साइड कर दे और बैठ जा।
एक्चुअली रवि नहीं है ना, तो इसीलिए समझ में नहीं आता, वरना वो याद दिलाते रहते हैं। और ये सभी कार में बैठ गए। कहाँ गए हैं रवि? अमेज ने अपना एक सवाल पूछकर फिर से उसमें एक सवाल जोड़ दिया। और अम्मा? अम्मा भी नहीं है क्या घर पे? इस बीच कल्पना गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी और ये मॉल से थोड़ी दूर आ गए थे। हाँ, वो रवि कुछ दिन की छुट्टी पर हैं और अम्मा अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई हैं फॉर सम डेज। सॉरी। जबकि असलियत तो यही थी कि कल्पना ने ही सबको अपने आप से दूर किया हुआ था। इस बीच पीछे बैठे ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे की आंखों में गुम थे। कार रुकने पर ये दोनों की नज़रों का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। ओके, मैं चलता हूँ, टेक केयर। अमेज ये कहकर कार से निकल गया और ये तीनों इसे बाय कहते हुए आगे बढ़ गए। तो पांडा, तू अकेले है अभी घर पे? हाँ अकेले हूँ। अभी के पूछने पर कल्पना ने जवाब दिया, तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, देख लीजिए जनाब, मैं इसे इनवाइट नहीं कर रही हूँ, ये खुद ही इनवाइट हो रहा है। जनाब उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। तुझे क्या लगता है जनाब जेलिस होंगी? नहीं, मुझे कहाँ कुछ लगता है। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा वो तुझ पर यकीन करती हैं। तो मुझे क्या दिखा रहा है फिर? तो खुद देख ले, कल्पना ने ये सामने वाले मिरर में देख कर कहा और ये तीनों इस बात के पॉइंट पर हंस दी। सॉरी। कल्पना इन तीनों को घर ड्रॉप करके अब घर आ जाती है। ओफो, ये मौसम। कल्पना ने चेहरा आसमान की तरफ करके कहा और बर्फ़ की कुछ बूंदों ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। उसने झुककर कार में से अपना एक छोटा सा शॉपिंग बैग निकाला। ये मिस जर्नलिस्ट के बैग्स, इनका मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल उनके घर जाकर ये बैग ड्रॉप कराती हूँ, क्योंकि वो तो ऑफिस में होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स इज़ बेटर देन हर। इतना कह के कल्पना अपनी मर्सी को लॉक करती है और उसे प्रॉपर चेक करती है, कहीं उसे कोई खरोच वरोच तो नहीं आई। जब सब क्लियर कर लेती है तो वो अब अपने कदम घर की तरफ ले जाती है, अंदर की तरफ। अलमीरा ओपन करती है, वो छोटा सा शॉपिंग बैग अलमीरा में रखती है, चेंज करके आती है और अपने बेड पर ऐसे फैल जाती है जैसे वो अपने फ्लेयर्स को फैलाती है और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के आगे पीछे लगाकर अपने सर के नीचे दबा लेती है। सॉरी। आंखें बंद करती है और कुछ देर के बाद बंद आँखों में ही उसके लब मुस्कुरा देते हैं, जैसे उसे कुछ बेहतरीन याद आया हो, और मुस्कुराते रहते हैं। हाँ सूरज, बोल। गीतिका ने रिसीवर उठाकर सीधा कहा, ये कंफर्म है कि वो आदमी अब मर चुका है, लेकिन मरने की वजह कंफर्म नहीं है। हाँ, उसकी वजह तो पहले ही कंफर्म हो गई, जो मेरे हाथों में साफ साफ दिख रही है। गीतिका ये कह रही है और वो पिक्चर्स उसके हाथ में है। गीतू, तू गलत कर रही है और मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, ना हूँ मैं तेरे साथ। सूरज ने अपनी बात साफ साफ कह दी थी। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। ओके, तो रह अकेले। ये कहकर सूरज का दिमाग जो है वो ऊपर चढ़ जाता है और वो फ़ोन कट कर देता है। बस ब्रांचर सर से अप्रूव कर देंगे बस। और ये कहते ही गीतिका अपने ब्रांचर को कॉल लगा देती है, उन्हें 2-3 चीज़ें भेजती है। वो इससे 2-3 सवाल करते हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन सवालों का जवाब देती है, तो ब्रांचर सर अप्रूवल दे देते हैं इस न्यूज़ को। गीतिका ब्रांचर सर के सामने इस न्यूज़ पर बहुत श्योर है, बहुत ज़्यादा। और वो ये कहती है कि इस सारे खबर की ज़िम्मेदारी उसकी है, तो इस बात पर ब्रांचर सर अप्रूवल दे देते हैं। दैट्स इट, बस अब कल का कॉलम होगा और ये खबर। और गीतिका अपनी बात कहकर ये सारी चीज़ें लेकर नीचे प्रिंटिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है, समवेयर इन वैली। बॉस, उस जर्नलिस्ट का पता चल गया है। 2 आदमियों में से एक ने कुर्सी पर बैठे एक आदमी से कहा, तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जाओ ख़त्म करो किस्सा। उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े ही इन दोनों को ऑर्डर दिया,
ओके बॉस। और ये दोनों ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर कर यहाँ से बाहर निकल गए। सुबह हो गई है। वैली में धुंधली सी धूप है क्योंकि बर्फ़ अभी भी गिर रही है और सड़कों के किनारे किनारे न जाने कितनी परतें बर्फ़ की चढ़ चुकी हैं। आज भी शायद ही कोई लोग बाहर निकलेंगे बेवजह, कोशिश भी करेंगे वो निकलने की। ओह, जैसा आपको रात को छोड़ा था वैसे ही हैं आप। कल्पना ने अपना चेहरा फिर से आसमान की तरफ किया और अपनी बात को कहा। उसने अपना चश्मा अपनी आँखों पर लगाया हुआ था, अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और अपनी टर्टल नेक की टी शर्ट जो गर्म थी वो पहनी हुई थी और उसके ऊपर से अपनी ब्लैक जैकेट को डाला हुआ था। कल्पना कार स्टार्ट करके पहलगांव की तरफ बढ़ जाती है। पहलगांव राफ्टिंग पॉइंट की तरफ वो अपनी कार को दिशा दे देती है। हेलो। अपनी आधी खुली आँखों से अभी ने फ़ोन उठाकर कहा। हेलो अभी। एक घबराई हुई आवाज़ थी फ़ोन पर। जरनाब, क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अभी ने अपनी आँखों को पूरा खोलने की कोशिश करते हुए जरनाब की बात का जवाब दिया। अभी आज का अखबार देखिए जल्दी। क्यों, क्या हुआ? ये कहकर वो हॉल की तरफ बढ़ा और एक सर्वेंट से अखबार मांगा। माय गॉड, व्हाट रबिश। ये झूठ है, ये झूठ है जरनाब, रिलैक्स। अभी ने अखबार को खोलते ही अपने शब्द जरनाब के कानों में कहे। मतलब? जरनाब ने पूछा। मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा, अभी के लिए रिलैक्स हो जाइए। ये फेक है, ये फेक न्यूज़ है, ओके? और अभी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है जरनाब को समझाकर। ओ जर्नलिस्ट, क्या चाहती हो तुम? पांडा को मालूम? उसे उसे कैसे मालूम होगा? और न्यूज़पेपर पढ़ती ही कहाँ है? पहले इस जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, फिर पांडा से बात करूँगा। यह कहकर अभी फ़ोन टेबल पर रख कर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। नाउ पब्लिशिंग हाउस। एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहाँ चले जा रहे हैं? अभी अपने कदम सीधे गीतिका की कैबिन की तरफ बढ़ाता चला जाता है और एक आदमी के पूछने पर भी वो नहीं रुकता, बस आगे बढ़ते हुए उसका जवाब देता है, आपकी बॉस से मिलने। अभी सीधा डोर पर जाकर नॉक कर देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो अभी डोर धकेल कर खोल देता है तो देखता है कि सामने टेबल पर गीतिका अपना सर रखे सो रही थी। अभी अंदर अपने कदम लेकर जाता है और अपने हाथ में पकड़े अखबार को टेबल पर ज़ोर से पटक देता है, जिससे गीतिका डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो उसी डर के साथ अपना सर उठाकर सामने देखती है। ये क्या बदतमीजी है, हाँ? गीतिका ने अपनी आंख खोलते हुए अभी से पूछा और फिर अपनी बात को दोहराया। ये क्या बदतमीजी है अभी? अभी नहीं, अभिनव। अभी मैं सिर्फ अपनों के लिए हूँ और तुम अपनी नहीं हो, जो ये कॉलम साबित करता है। अभी ने अपनी बात कहकर अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया था। ओह, तो तुम फिर से वही करने आए हो जो एक बार और करने आए थे। तो बता दूं मैं तुम्हें कि सच छुपाए नहीं छुप सकता। गीतिका ने भी वही भाव पकड़कर उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, कभी नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट रहेंगे तो ज़रूर छुपेगा। तुम्हें क्या दिक्कत है पांडा से? क्यों तुम्हें उससे इतनी नफ़रत है कि तुम कुछ भी रबिश छाप देती हो? तुम जानती हो ये फेक न्यूज़ है और तुमने इसे अखबार में छाप दिया। तुम जानती हो इससे क्या हो सकता है? अभी ने अपनी आंखों को छोटा करके अपने सारे शब्द गीतिका के सामने किए। ये फेक न्यूज़ नहीं है। इस आदमी की मौत हो चुकी है और इसे मारा है, इसी औरत ने मारा है जिसे तुम पांडा कहते हो। वही जो अपने आगे किसी की ज़िंदगी तक को कुछ नहीं समझती, किसी के दिल को तो छोड़ ही दो, बेहिज है वो। शट अप, बिल्कुल चुप। तुम जानती हो तुम क्या बोले जा रही हो और किसके बारे में बोले जा रही हो? हाँ, ये आदमी मरा होगा, लेकिन पांडा का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ, ये कैसे झुठलाओगे? इस तस्वीरों को कैसे झुठलाओगे? और मुझे कोई शौक़ नहीं है
इस घमंडी औरत के बारे में जानने का। गीतिका ने अपने उसी अंदाज को पकड़ा हुआ है जो उस रात अपने कमरे में उसने हासिल किया था। बातें सुनकर अभी अपने होठों को थोड़ा पिचकाता है और अपने माथे को रगड़ता है। तुम बहुत पछताओगी, बहुत, जब जान जाओगी। सच कह रहा हूँ, तुम इतना रोओगी, बहुत रोओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे आंसू कम लगेंगे। याद रखना मेरे इन शब्दों को। तुम पनाह मांगोगे लेकिन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। मुझे लगा था तुम एक औरत हो, और वो औरत जो इंडिपेंडेंट है, जिसने अपने आप को खड़ा किया होगा। तुम समझदार होगी, मैं ये सोचा करता था, लेकिन भूल गया था कि पांडा सिर्फ एक ही है और सिर्फ एक ही रहेगी, सिर्फ एक ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, और उसके जैसा बनना भी नहीं चाहता कोई, और ना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में, समझे तुम। इन दोनों के बीच ये वार्तालाप हो रही है, शब्दों का जो आदान प्रदान है वो उच्च लेवल पर हो रहा है। यहाँ कल्पना गीतिका के घर पहुँच गई है। कमाल है, घर में कोई नहीं है, मगर अंकल आंटी कहाँ गए? जर्नलिस्ट तो अपने ऑफिस गई होंगी। कल्पना ये कहकर थोड़ी देर इधर उधर देखती है। चलो फिर क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं। तभी एक कार कल्पना की कार के कुछ दूरी पर रुकती है। उसमें से एक आदमी कहता है, पक्का यही घर है ना उसका? हाँ हाँ यही घर है उसका, देख देख नहीं रहा गाड़ी खड़ी है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कल्पना दरवाजे से कार की तरफ बढ़ती है। देखने वाले को ऐसा ही लगेगा कि वो घर से निकल रही है डोर को लॉक करके। वो कार के पास पहुंचती है और फिर से वो एक बार इधर उधर देखती है, और इन दोनों आदमियों की नज़र कल्पना पर पड़ती है, जिसका बैक इनकी साइड है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तभी इन दोनों की कार में एक फ़ोन जो रखा हुआ है वो बज जाता है, और उस पर उसकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है बॉस। अबे बॉस का फ़ोन आ रहा है, वो फिर पूछेंगे काम हुआ कि नहीं, चल जल्दी कर, गाड़ी आगे कर। और ये दोनों आपस में बात करते हुए कल्पना की गाड़ी से फासला रखते हुए उसी की गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाने लगते हैं, और उसकी गाड़ी के ठीक बगल में सामने, मतलब रोड के उस छोर पर जाकर गाड़ी रोक देते हैं। कल्पना अपना मोबाइल निकाल कर कोई नंबर देख रही है। चल शूट कर। दोनों में से एक आदमी बोल पड़ता है, और दूसरा वाला आदमी कल्पना की चेस्ट पर गन पॉइंट करता है और 3 काउंट करने पर शूट कर देता है। गोली लगते ही कल्पना अपनी जगह से पीछे हो जाती है और उसका शोल्डर हवा में उड़ जाता है, और उसकी नज़र इस कार पर जाती है जो गोली की आवाज़ आते ही यहाँ से सरकना शुरू हो गई है। उसमें जो 2 आदमी बैठे हैं जिसने शूट किया था, वो एक गलती कर बैठता है। वो विंडो से पीछे मुड़कर कल्पना को देखता है, और कल्पना की नज़र जो अब बंद होने लगी है इस आदमी के चेहरे को कैप्चर कर जाती है, और वो ज़मीन पर होती है विदिन अ सेकेंड। अपनी वो बंद आँखों को खोलने की कोशिश करते हुए कल्पना उस गाड़ी को देखना चाहती है, कोशिश करती है, मगर वो गाड़ी विदिन अ सेकेंड वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। कल्पना की नज़रें धुंधली होती नज़र आ रही हैं। अब वो अपने मोबाइल को निकाल कर सिर्फ एक बटन थोड़ी देर तक प्रेस करती है और सीधा कॉल लग जाता है अभी को। तुम उसकी तरह बनोगी? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। अभी अपनी बात कह ही रहा होता है, अपनी बात कहकर फिंगर पॉइंट करता है गीतिका की तरफ। तभी उसका मोबाइल जो है वो बज उठता है। अभी अपना फ़ोन निकाल कर फट से पांडा का नाम पढ़ता है, और उसका नाम सुनते ही गीतिका अपना जो चेहरा है वो दूसरी तरफ मोड़ लेती है। पांडा? फट से कान पर अपने रिसीवर लगाता है। अभी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि कहीं इस न्यूज़ का कॉलम तो नहीं नज़र के सामने आ गया गीतिका के। लेकिन जब वो अपना मोबाइल अपने कान पर लगाता है तो सामने से सिर्फ बोलने की कोशिश करने वाली जो आवाज़ होती है ना, वो आती है। "अ, पांडा, क्या क्या हुआ?" अभी
राफ्टिंग पॉइंट, बुलेट इन माई शोल्डर। कल्पना एक सेंटेंस में, चुनिंदा वर्ड्स में अपनी पूरी बात कह देती है, अपनी सिचुएशन बता देती है और अपनी जगह बता देती है जहाँ वो है। ये सुनते ही अभी के कान गर्म हो जाते हैं और हथेलियाँ ठंडी पड़ जाती हैं। क्या? बुलेट? तू राफ्टिंग पॉइंट? तू अपनी आंखें बंद मत करना, मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ। और अभी अपने फ़ोन कान में लगाए हुए ही यहाँ से निकल जाता है। गीतिका के कान जब खड़े हो जाते हैं जब वो राफ्टिंग पॉइंट का नाम सुनती है और बुलेट का नाम सुनती है, और वो भी अपने कदम अभी के पीछे लगाने में ज़रा भर भी वक्त नहीं लगाती, और ये दोनों इस ऑफिस से बाहर तेज़ी में बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि खांसने वाला जो पॉइंट है ना, जो पोर्शन है मेरा, वो मैं कट 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 करके फिर ये पार्ट बनाती हूँ। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर खांसूँगी। देखा, हंसने भी नहीं देती खांसी मुझे। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।